हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के जो टेस्ट सीरीज है या प्रैक्टिस पेपर का ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 को सॉल्व कर रहे हैं। और आज ये उसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आज क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करके 150 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीटली किया जाएगा। इसके पहले पार्ट को चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया गया है, जो हम लोगों ने कल किया था। और रेगुलर बेसिस पे अब आपको दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस के प्रैक्टिस पेपर यूपी पीसीएस के लिए कराए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पर जो है कि बहुत अच्छी तरीके से इन क्लासेस को देख सकते हैं और बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो आगे और क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रख के चलाई जा रही है क्लासेस। तो प्लीज़ आप लोग इनका पूरा एंजॉय करिए, इन पूरी क्लासेस को देखिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोग घटना चक्र की सीरीज कहीं ढूंढ रहे हो तो हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत ही अच्छी पीडीएफ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी नॉलेज के साथ शेयर की गई है। तो आप लोग उसे भी देखिए और प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट की आप लोग कंटेंट को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम दृष्टि टेस्ट सीरीज जो है उसके सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है। स्माइल 75 योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है, कौन से नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो आपको ये याद रखना है कि आवास शहरी नहीं बल्कि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, भारत सरकार ने स्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 नगर निगम नहीं बल्कि 75 नगर निगमों की जो है कि पहचान की है। कितने? 75 नगर निगम। दूसरा भी गलत है। वहीं तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए स्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था। वहीं इसमें हम चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। चौथे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि स्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों और कस्बों को, नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो तीसरा और चौथा यहाँ पे कूट आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछता है सामान्यतः पीसीएस के पेपर में कि स्माइल 75 किस क्षेत्र की योजना है, तो हम कहेंगे नगर निगम को भिक्षा मुक्त, यानी कि जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं उनसे मुक्त कराने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो यहाँ पर आप कूट भी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 एंड 4, डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही है? भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्या रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है? तो बिल्कुल सही बात है, ये 2021 के संदर्भ में पूछा गया है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है, हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी जी को प्रदान किया गया है। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उनकी गहराई के आधार पर उनको अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो गहराई जिसकी सबसे अधिक है पहले हम उसको लगाएंगे और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे लगाते चलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, पूरे विश्व में सबसे जो गहरी झील है वो है आपकी सबसे पहले बैकाल, और ये कहाँ पे आती है? रूस में आती है। तो बैकाल झील सबसे ज़्यादा गहरी है, जो कि रूस में आती है। दूसरे नंबर पर आती है तंजानिका या तंगनाइका झील, जो कि आपके साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में आती है। तंजानिया, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया के क्षेत्र में। और तीसरे नंबर पे आती है आपकी कैस्पियन सागर, जो आपके ईरान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है। और फिर सबसे लास्ट में आती है अंटार्कटिका में। कहाँ पे है ये? अंटार्कटिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो विश्व का जो दक्षिणी पोल है, साउथ पोल, उसको हम अंटार्कटिका के क्षेत्र से भी जानते हैं और यहाँ पर यह झील पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बैकाल से शुरू करेंगे, यानी स्टेटमेंट में थर्ड यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड से स्टार्ट नहीं तो इसे हम काट देंगे। थर्ड के बाद आपका आएगा सेकंड नंबर पे तंजनाइका, तो ये हो गया। फिर फोर्थ और फिर 1, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो नदियाँ हैं ये किन क्षेत्रों में हैं और कौन गहराई के साथ है। पूरे विश्व में सबसे गहरी झील बैकाल झील को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे कुछ पर्वत हैं और उनको मिलान करने के लिए दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं देख लेते हैं।
सबसे पहले कह रहा है पर्वत के प्रकार और उसके उदाहरण कौन से होंगे। तो वलित पर्वत की बात करेंगे तो ये एंडीज पर्वतमाला मिलेगी। और एंडीज कहाँ पे होती है, ये आपके दक्षिण अमेरिका की चोटी होती है, मतलब कि दक्षिण अमेरिका में ये पर्वत श्रृंखला है जो आपके चिली पेरू के किनारे किनारे जो है कि ऊपर तक चलती है। तो ये एंडीज वहाँ मिलती है दक्षिण अमेरिका में। वहीं अगर हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण, तो राइन घाटी जो कहाँ पे मिलेगी आपको, राइन घाटी यूरोप की जर्मनी में मिलेगी। और अवशिष्ट पर्वत की बात करेंगे तो अवशिष्ट पर्वत में गिरनार हिल आएंगी। कौन सी, गिरनार हिल्स। और ये जो गिरनार हिल्स हैं ये आपके गुजरात यानी कि इंडिया में है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे तो ये माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो है। तो ये आपके पर्वत के प्रकार थे जो मैंने बताया आपको, इसको मैच करा के। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी जिसको हम लोग कहते हैं, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जी बिल्कुल, यह प्रशांत महासागर जो जापान फिलीपींस इंडोनेशिया के पास वाला जो क्षेत्र है उसमें आता है। और वहीं यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई से घिरा हुआ है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। दक्षिण चीन सागर को आप एशिया का समझ के हिंद महासागर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर का विस्तार एशिया में भी है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देख लेते हैं। 81 प्रश्न संख्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता। तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो कि आपके भुवनेश्वर में है यानी उड़ीसा में है, और इसने जो है कि यह पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर हम 82 देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 82, आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है। द 3C कंपनी, कॉनकॉर्ड प्रबंधन, हीरानंदानी समूह या पेरुम नास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, हीरानंदानी समूह के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित किया जा रहा है। और ये जो डेटा सेंटर होगा ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है मेरे दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में। तो आप इससे ये भी जान सकते हैं कि अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में डेटा सेंटर विकसित किया जा रहा है पहली बार, तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। और किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो ये आपके हीरानंदानी के ग्रुप की सहायता से डेवलप किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 हम देखते हैं, कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। कावेरी, लूनी, नर्मदा, बराकर। तो देखिए लूनी इसकी अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। अल्पकालिक नदी किसे कहते हैं दोस्तों, अल्पकालिक नदी एक ऐसी नदी होती है जो केवल तभी बहती है जब वर्षा होती है या बर्फ पिघल जाती है। शेष वर्ष के दौरान यह केवल एक सूखी नदी होती है जिसमें जल तक नहीं होता है। आप देखें कि नर्मदा भी जो है कि मानसून से ग्रहण करती है, लेकिन जब मानसून चला जाता है फिर भी इसमें जो है कि जल की मात्रा रहती है। लेकिन लूनी नदी जो है कि क्या होती है, राजस्थान में सामान्यतः मिलती है, अरावली के पास। तो ये सूख जाती है, जब वर्षा होती है तब इसमें पानी होता है, और जब वर्षा नहीं होती है तो इसमें पानी नहीं होता और ये सूख जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग देखेंगे। चलिए 84 में हम लोग देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इसे हम क्या कहते हैं। जब एक सप्ताह तक लगभग वर्षा नहीं होती तो हम इसको कहते हैं कि मानसून का विराम हो गया, यानी मानसून विराम की अवस्था में हो गया। और मानसून निवर्तन का मतलब क्या होता है, जब दोस्तों अक्टूबर नवंबर के आसपास जब मौसम जो है कि वापस चलता है और वापस जो है कि भारत से बाहर की ओर मानसून बनाते हुए वर्षा करता है दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से, यानी जिसे हम कहते हैं मानसून का वापस जाना। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये आपके भूमध्य सागर में उठने वाली ठंडी हवाओं के माध्यम से वर्षा को लेकर आता है, और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तरी जो आपका उत्तर प्रदेश है, मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर जाड़ों में वर्षा करता है। तो यहाँ से शीतकालीन वर्षा भी देखने को मिलती है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा ए, कि जब एक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है उससे अधिक समय तक, तो उसको हम कहते हैं कि मानसून विराम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी फसल है। तो अरेबिका और रोबस्टा आप जब KFC या जो है कि स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने जाएंगे तो वहाँ पे कॉफ़ी के ब्रांड होते हैं, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। तो हर साल जो इसका अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है वो आपका हो जाएगा 86 का बी ऑप्शन, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचार में था, यह किसके द्वारा बनवाया गया था। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा इमामबाड़ा है ये आपके लखनऊ शहर में, किस में है, लखनऊ शहर में, और यह किसके द्वारा बनवाया गया था यह आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आसफ उद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, आसफ उद्दौला के द्वारा 1784 में यह बनवाया गया था। यह आपको याद रहना चाहिए कि 1784 में आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। और इसी परिसर में आपको असफी मस्जिद, भूल भुलैया, ऐसी जो है कि और सीढ़ी नुमा कुएँ जिसे हम बाउली भी कहा जाता है, ये सभी मकबरे या वहाँ पे इमारतें देखने को मिलती हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं हम लोग। 88 में कह रहा है ये ओट्रांटो, ओट्रांटो नाम भी बड़ा टफ है इसका, जो है कि देख रहे होंगे कि बोलने में भी सही से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम कि ओट्रांटो जल संधि जो जल डमरू मध्य ये किसके बीच स्थित है। तो ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में अवस्थित है। अब एड्रियाटिक और आयोनियन सागर ये होता क्या है, तो अगर आप यूरोप में इटली को देखेंगे जो पूंछ की तरह लटका हुआ है, तो इटली के आसपास के जोन में आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको लोकेशन बता दी है, अब अपने आप वर्ल्ड मैप पर जाइएगा और वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और यूरोप, यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पीक पाई जाती है पर्वतों की, उसका आपको मिलान करना है। तो आप उत्तरी अमेरिका को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि कोई दो सुमेलित बताने हैं आपको, कितने बताने हैं, कोई दो सुमेलित। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को। आइए, क्या उत्तरी अमेरिका की माउंट एकांकागुआ होती है? बिल्कुल नहीं, माउंट एकांकागुआ नहीं होती है, बल्कि उत्तरी अमेरिका की होती है माउंट मैकिनले। क्या होती है, माउंट मैकिनले। तो आप ये नाम याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, मतलब दूसरा सही है। दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो इसकी होती है माउंट एकांकागुआ, इसकी होती है माउंट एकांकागुआ। और यूरोप की बात करेंगे तो माउंट एल्ब्रुस सही है। तो 2 और 4 जो है कि सही है, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 पे हम चलते हैं। वृहद संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो वृहद संचलन है दोस्तों, ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत होता है, पृथ्वी के नीचे जो हलचल होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। वृहद संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृति एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल भी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और हीव, फ्लो, स्लाइड वृहद संचलन के 3 रूप हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है, किसे कहता है ये ब्लैक डेथ। तो देखिए, ये एक बुबोनिक प्लेग होता है, उसको जो है कि ये वर्ड यूज किया गया था। और जो सामान्यतः जो बुबोनिक प्लेग संदर्भित करता है, जो वर्ष 1346-53 के आसपास पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य यूरोप में एक बीमारी थी जो फैल गई थी वहाँ पे। तो ये वहाँ पे अभी दोबारा चर्चा में आ गया, तो इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है ये शब्द। वहीं 92 प्रश्न पे अगर हम लोग देखें, आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है आपको। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी सारे टेस्ट पेपर करा दें और कंटेंट और भी अच्छे अच्छे प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 92 है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी कि जिसे हम जेम भी कहते हैं, पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभारी नोडल मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका जो है कि नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि कौन सा मंत्रालय करता है, तो वो जो करता है वो होता है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा है, ये याद रखना आपको कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही जो है कि इसका नोडल मंत्रालय का प्रभार संभाला जाता है। तो दूसरा देखते हैं, सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या अनिवार्य है, तो बिल्कुल जितने भी मंत्रालय अगर कोई भी वस्तु या सेवा मंत्रालय के लिए खरीद रहे हैं तो उनको यहीं से खरीदना होगा। अगर जब सरकार ही इस चीज़ का प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके जागरूकता नहीं बढ़ाएगी तो आम पब्लिक कैसे खरीदेगी। इसीलिए यहाँ पे अनिवार्य शब्द लिखा गया है और आपको ऐसे स्टेटमेंट को यहाँ पे सही करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 93 हम देख लेते हैं। तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, बिल्कुल घटता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हिमालय के ऊपर जाते हैं, हिमालय पर चढ़ते हैं पहाड़ों में, तो तापमान घटने लगता है।
सेकंड है ऑप्शन इसी में कि सूर्यातप तापमान के वितरण के पीछे मुख्य कारक होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि सूर्यातप का मतलब होता है इंसोलेशन, यानी कि जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तापमान का वितरण भी जो है कि बदलता रहता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए 93 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? देखिए, नॉर्मन बोरलॉग जो है कि ये मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? मैक्सिको के थे। और इनको वर्ल्ड के स्तर पे फादर कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन साहब को माना जाता है, और एम एस स्वामीनाथन जी को इसका दर्जा दिया जाता है, यानी हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, चाय के संदर्भ में कौन से कथन सही है? भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो अब प्रश्न आता है यहाँ पे कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों, चाय का जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तो चीन नंबर 1 पे आता है और नंबर 2 पे हमारा भारत है। वहीं चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, इसीलिए जो आसाम के जो बागान हैं, चाय के बागान, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है और बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो इसीलिए यहाँ पे 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त हो जाती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो 95 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पे स्थापना वर्ष पूछ रहा है, यूपी स्पेशल ये प्रश्न हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्थापना वर्ष में बुलंदशहर 1823, संभल 1803, मथुरा 1804, अलीगढ़ 1997। तो अब इसके लिए बताइए कौन सा आंसर सही होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर जानते हो तो बताइएगा। तो देखिए, इसका तो केवल बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3। क्यों हो रहा है? क्योंकि बुलंदशहर की स्थापना 1823 में हुई थी और मथुरा की स्थापना 1804 में हुई थी। जबकि अगर हम बात करें संभल की, तो संभल अभी नया जिला बना है और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। वहीं मथुरा की स्थापना, अलीगढ़ की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1803 में की गई थी। और बाकी आपको पता है, बुलंदशहर की स्थापना 1823, मथुरा की स्थापना 1804। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन में 1 और 3 ही सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अगर आप लोग भी कोई सुझाव देना चाहते हो टेस्ट सीरीज से संबंधित कि कैसे जो है कि आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। बिल्कुल हम उस पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम लोग कहते हैं NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? तो 97 का हो जाएगा ए। यानी ये बहुत ही एक कह सकते हैं चौंकाने वाला आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा केवल और केवल एक बार हुई है जो है कि। तो ये बड़ा मतलब बहुत अच्छी एक तरीके से देख सकते हैं कि पहल है कि हमारे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ताकि इस तरीके की हिंसा को रोका जाए। 98 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? लाल सागर के साथ पूछा है तो मिस्र, यमन, सऊदी अरब और लीबिया। तो सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, लीबिया जो है कि लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पे सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, और वहीं मोजावे मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा सॉल्ट पैन स्थित होता है। तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, यानी कि सिलिकॉन वैली को हम डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से नहीं जानते हैं, जबकि आर आपका सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ए गलत है परंतु आर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं यहाँ पे कि किन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? इथोपिया, जिबूती, दक्षिणी सूडान और सोमालिया। अब आप कहेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका सर क्या होता है? तो देखिए, पहले तो इसका उत्तर जान लीजिए कि 1, 3, 4 इसमें आते हैं, अर्थात यहाँ पे दक्षिणी सूडान इसमें शामिल नहीं होता है। इथोपिया, जिबूती और सोमालिया ये जो है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। लेकिन एक और देश है जो इसमें छूट गया है, वो जो है कि ऑप्शन में नहीं था जानबूझ के, ताकि आप देख सकें। तो इरिट्रिया भी इसमें आता है। तो 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया। जब आप अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से को देखेंगे, तो जब आप अफ्रीका महाद्वीप के कुछ इस तरीके का एक हिस्सा निकला होता है यहाँ पे, तो इसी को कह दिया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है कि। तो यहाँ पे जो है कि आपका जिबूती देखने को मिलेगा और यहाँ पे इरिट्रिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी तट देखिएगा तो वहाँ पर कुछ ऐसी लोकेशन देखने को मिलेगी। तो आपने देख लिया कि इसमें इथोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया तो ये होते हैं। तो 100 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101,
हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? दूसरा रेलवे स्टेशन दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है ये एक तरीके से नागालैंड के लिए, कि नागालैंड में 100 वर्ष पहले केवल एक ही जो है कि दीमापुर नाम का रेलवे स्टेशन होता था। किस नाम का? दीमापुर। और अब जो दूसरा रेलवे स्टेशन मिल रहा है वो इसको मिल रहा है क्या? सुखोवी, धनसारी सुखोवी रेलवे लाइन पे सुखोवी नाम से जो है कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, सोखोवी या सुखोवी, इस नाम से जो है कि रेलवे स्टेशन दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि 100 साल तक वहाँ पे कोई भी दूसरा रेलवे स्टेशन नहीं था, केवल दीमापुर था, और ये नागालैंड की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। अमेठी जिला जो कि हमारे कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी या गांधी परिवार का वहाँ पे गढ़ है। तो पूछा जा रहा है कि अमेठी जिले का गठन कब हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा 2010 में, जो कि प्रतापगढ़ वगैरह के क्षेत्रों से निकालकर इसका गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस पे हमें विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट आया हुआ है यहाँ पे कि चक्रवात के केंद्र में धरातलीय वायु अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती है, वहीं वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कैसे? अगर आप चक्रवात के केंद्र में देखोगे तो हवाएं जो है कि क्या होती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं, फिर वायु के केंद्र में ये उतरती हैं, नीचे की ओर उतरती हैं। तो 103 का बी आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि चक्रवात में कौन सा प्रेशर पैदा होता है? तो लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब मंडलीय प्रेशर जो है कि पैदा होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं हम लोग। कुछ वर्षाएं होती हैं जो स्थानीय तूफान के नाम से भी जानते हैं, और कहाँ कहाँ ये आते हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा कूट सही मिलान किया हुआ है, बस आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आम्र वर्षा की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में आम्र वर्षा कहा जाता है, लेकिन चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसर सावर मणिपुर में नहीं कहा जाता है। नार्वेस्टर की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, और लू की बात करेंगे तो तमिलनाडु नहीं बल्कि उत्तर भारत यानी कि जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो गर्म हवाएं चलती हैं मई जून में, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन होती है और हम लोग को बार बार प्यास लगती है, तो हम लोग पानी पीने की मांग करते हैं। तो ये जो लू होती है, गर्म हवाएं जो मई जून में चलती हैं, वो सामान्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में चलती हैं, न कि तमिलनाडु। तो आपका पहला और तीसरा सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा 104 का। क्वेश्चन नंबर 105 हम लोग देखते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है, वहीं भारत में मसालों की घरेलू खपत बहुत कम है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत दे दिया, क्योंकि भारत में भारतीय मसाला बहुत यूज किया जाता है। चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो तो भी आप चिकन वगैरह मटन में भी मसाला यूज करते हैं। बाकी अगर खान पान वेजिटेरियन आप देखिए तो सिंपली खाना नहीं बनता, बल्कि मसाले उसमें बहुत अच्छे अच्छे पड़ते हैं, देसी मसाले। तो इसलिए जो है कि ए स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आर गलत है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। दोस्तों, आपके घरों में भी खाना बनता होगा तो मसाला तो पड़ेगा ही, बिना मसाले के कहाँ जो है कि खाना बनता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 106। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट है ये 2022 की, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट होती है ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसको हम लोग कह सकते हैं UNHCR, तो इसके द्वारा जो है कि इसकी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। पश्चिम सेती, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है ये, कि पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में बनाई जा रही है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। तो सही जवाब हो जाएगा डी। ये जो है कि विद्युत परियोजना जो है ये नेपाल के द्वारा बनाई जा रही है, यानी ये जल विद्युत परियोजना लगभग ये कितने वाट की है? तो 750 मेगावाट की ये परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। पनामा नहर के बारे में बता रहा है इसमें। तो पनामा नहर देख लेते हैं कहाँ होती है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है। इसे वर्ष 1914 में खोला गया था। तो आप देखेंगे पनामा जो शहर है, पनामा जो नहर है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप का ये लास्ट छोर होता है, और यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे कि पनामा नहर दक्षिण अमेरिका से जुड़ती है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका जब जुड़ रहा है तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक पनामा सिटी होती है, तो यहाँ पनामा नहर होती है। तो इधर तो हो गया प्रशांत
महासागर और इधर हो गया अटलांटिक महासागर। तो हिंद महासागर को तो जोड़ती नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो ये किसको जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को, न कि हिंद महासागर। और इसे वर्ष 1914 में खोला गया था, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, न कि फर्स्ट। क्वेश्चन में 109 देख लेते हैं हम लोग। विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल कटिबंधों के पूर्वी भाग में स्थित होते हैं। तो यह स्टेटमेंट गलत है। कोई भी मरुस्थल जो है कि सामान्यतः किसी महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर होता है। अब आप अगर भारत की बात करें तो राजस्थान किधर है? पश्चिमी छोर पर ही तो है मेरे दोस्तों। तो पश्चिमी छोर पर होता है, न कि आपके पूर्वी छोर पर। और पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा का प्रवाह शुष्क मौसम का कारण बनता है। तो देखिए यहाँ पे जो ठंडी महासागरीय जलधारा होती है, जो वहाँ पे हाई प्रेशर को क्रिएट कर देती है, यानी उच्च वायुदाब बनता है, जिसकी वजह से वहाँ बारिश नहीं होती है और शुष्क मौसम बना रहता है। तो इसलिए आर तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है, आर सही है। क्योंकि किसी भी महाद्वीप के आप पश्चिमी तट पर देखेंगे, पश्चिमी छोर पे, कि इस तरफ रेगिस्तान होता है, न कि पूर्वी छोर पे। क्वेश्चन नंबर 110 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है और राज्य है, तो इसका मिलान करने के लिए कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं सीधे। अगर हम बात करेंगे जल्दापाड़ा या जल्दापाड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये जो आपका है, ये आपका पड़ेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो हमारे उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है। और सिंगफन वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपके पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य है? यानी पहली बार पूरे भारत में राज्य जो है झारखंड है, वो क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड राज्य के द्वारा किसानों को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बीज वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो ITI के उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यानी जो ITI कॉलेज होते हैं उसको और डेवलप करने के लिए कितनी राशि जो है कि आवंटित की गई है? तो 4000 करोड़। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 4000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 113 है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो कितने जिलों से होकर गुजरता है? और इससे प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। तो फिलहाल तो ये 9 जिलों से होकर गुजरता है। और वो 9 जिले कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला तो आपका हो जाएगा लखनऊ। ये लखनऊ से निकलेगा, फिर बाराबंकी की तरफ बढ़ेगा। और आप मैप में भी आप इसको यूपी में देख सकते हैं। बाराबंकी से ये अमेठी जाएगा और अमेठी से ये अयोध्या जाएगा। ठीक है, अयोध्या जाएगा और अयोध्या से यह सुल्तानपुर जाएगा। कहाँ पे? सुल्तानपुर जाएगा। सुल्तानपुर से यह अंबेडकर नगर जाएगा दोस्तों, अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर के बाद यह आएगा आपके आजमगढ़ में। कहाँ पे आएगा? आजमगढ़ में आएगा। फिर यहाँ पे मऊ आएगा और इसका जो अंतिम छोर है वो है गाजीपुर। तो आप देखेंगे 9 जिले मैंने लिख दिए। लखनऊ से शुरू होगा और गाजीपुर जाके ख़त्म होगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। तो टोटल 9 जिलों से होकर जाएगा। और इसका जो उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सुल्तानपुर ज़िले में किया गया था। कहाँ पे? सुल्तानपुर ज़िले में उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को किया गया था। और टोटल ये 341 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 341 किलोमीटर लंबा है। तो आप यहाँ से 3-4 प्रश्न मैंने बताए हैं। ये कोई भी प्रश्न अगर घुमा के पूछता है तो आपका उत्तर सही होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी आपके बिजनौर में प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 115, निम्नलिखित रबड़ उत्पादक देशों पर विचार कीजिए और उनके रबड़ उत्पादन के आरोही क्रम में सजाइए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आरोही क्रम पूछ रहा है, न कि अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सबसे कम होता है, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी स्टेटमेंट, यानी कि भारत हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा और थाईलैंड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ समझ पाए कि सबसे अधिक जो रबड़ का उत्पादन होता है दुनिया में वो कौन करता है? थाईलैंड करता है। ये सबसे अधिक करता है। लेकिन हमसे पूछा गया आरोही क्रम, यानी कि सबसे कम से हम शुरुआत करेंगे तो भारत आता है, फिर उसके बाद आपका वियतनाम आएगा, फिर इंडोनेशिया, फिर थाईलैंड। तो थाईलैंड सबसे अधिक जो है कि इसका प्रोडक्शन करता है।
क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे हम। यहाँ पे कुछ मंदिर दिए हुए हैं और इसको हमें मिलाना है, जैसे बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और राम जन्मभूमि मंदिर। तो राम जन्मभूमि मंदिर तो अयोध्या आप मिला दीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा महादेव की नगरी वाराणसी हो जाएगी, और उसके बाद जब आपका बांके बिहारी मंदिर की बात होगी तो ये आपके वृंदावन में आएंगे, और द्वारकाधीश मंदिर ये आपके मथुरा में आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 117 देखते हैं। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। स्वतंत्र भारत में SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पहली बार 2011 में आयोजित की गई थी। SECC के तहत उल्लिखित सभी डेटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक होती है। तो देखिए, जनगणना के तहत भी जितनी भी जानकारी होती है वो सार्वजनिक नहीं की जाती है, बस कुछ प्रमुख जानकारियों को ही हम लोग सार्वजनिक करते हैं। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन 117 का पहला स्टेटमेंट सही है कि पहली बार इसकी जनगणना के लिए 2011 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ बांध हैं और नदी है, कौन से बांध किस नदी पर हैं इसकी सूची दी गई है। तो अगर आप देखेंगे, न्यूरेक जो बांध है, न्यूरेक आपका वक्ष नदी पर है। ग्रैंड कुली बांध ये आपके कोलंबिया में है। आसवान बांध ये आपके अफ्रीका में नील नदी पर है, और करीबा बांध यह भी अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर है। तो ये आप देख लीजिए, बांध को मिला लीजिए कि ग्रैंड कुली कोलंबिया पे, आसवान नील नदी पर है, करीबा जाम्बेजी पे और न्यूरेक कोलंबिया में है। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे घास भूमि है और देश है, तो इसको ही मिलाते हम लोग। वेल्ड की बात करेंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताज की बात करेंगे तो ये हंगरी में मिलेगा। वहीं पंपास की बात करते हैं तो पंपास अर्जेंटीना में मिलता है, और डाउन्स की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिलान हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वे उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती हैं जहां जल साफ होता है। अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, और प्रवाल भित्तियां महासागर क्षेत्रफल का 0.1% भाग हैं। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कूट की बात हो रही है, तो जी हाँ, कूट दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सी स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा और चौथा। तो अब आप आइए कि तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अमेजन प्रवाल भित्ति दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अमेजन तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जबकि सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है उसको हम लोग जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। किसको जानते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। और ये किस महाद्वीप में आती है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आती है। कहाँ पे आती है? ऑस्ट्रेलिया में। यही सबसे बड़ी महाद्वीप, मतलब कि अमेजन की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। सॉरी, ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति है ये दुनिया की सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा जिला हाल ही में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाया गया है? तो ये MP का मंडला जिला है। कौन सा है? MP का मंडला जिला। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 122, उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम इसे देखते हैं। यहाँ पे इसे 200 करोड़ की लागत से यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कौन सा सही है, तो न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही गलत है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करेंगे। ओस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओस किसी वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी सतह पर जलवाष्प के संघनन से बनने वाली जल की बूंदें होती हैं। मेघाच्छादित मौसम की स्थिति ओस के निर्माण के लिए प्रतिकूल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ही सही होती हैं, क्योंकि किसी ठंडी सतह पर एक जलवाष्प का संघनन मतलब ओस ऐसे छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा रहती हैं। क्वेश्चन में 124 देख लेते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा जो है कि कहाँ से गुजरती है? रामगंगा, यमुना और सरयू। अगर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, क्योंकि D वाला गलत है, क्योंकि सरयू जो है अयोध्या से जो है कि मुख्य रूप से गुजरती है, न कि सुल्तानपुर से। क्योंकि सुल्तानपुर से जो है कि आपकी गोमती नदी आती है। गोमती नदी पे 3 ही तो प्रमुख जिले हैं। एक तो हो गया आपका LKO लखनऊ, दूसरा हो गया SP सुल्तानपुर, तीसरा हो गया आपका जौनपुर। ये 3 जो है कि जिले गोमती नदी पर आते हैं। तो सुल्तानपुर नहीं, बल्कि सरयू पे कौन आता है? अयोध्या आता है। अब बाकी आपके सही है। गंगा पे अनूप शहर भी आता है, जिसको हम लोग अनूप शहर को आज हम बुलंद शहर कहते हैं। कौन सा शहर कहते हैं? बुलंद शहर कहते हैं। ओके, रामगंगा पे बरेली है, यमुना पे बागपत है, क्योंकि यमुना दिल्ली के किनारे है तो बागपत भी इस पर है।
क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। जो झूम खेती होती है स्थानांतरण और उससे संबंधित जो राज्य है उसकी हम बात कर रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित है, किसमें क्या बोला जाता है। तो 125 का देखेंगे आप, खिल। खिल जो होता है हिमालयी क्षेत्रों में बोला जाता है, जबकि पूनम आपका केरल में बोला जाता है, केरल का नाम है यहाँ पे। और वाल्ट्रे की बात करेंगे तो ये राजस्थान का नाम है। और झूम की बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य होते हैं जैसे कि आपका मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वहाँ पे झूम खेती बोला जाता है। वाल्ट्रे राजस्थान में, पूनम केरल में और खिल हिमालयी क्षेत्रों में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। निक्सटामाइलाइजेशन तकनीक संदर्भित करती है। ये जो है कि तकनीक किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा सी। मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि को कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 127 है। नव स्वीकृत उत्तर प्रदेश जल शुष्क शुल्क नियमावली 2022 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा स्टेटमेंट, बी। लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ सॉरी, हाँ यहाँ पर ये सही बताया कि कौन सा सही नहीं है। तो पहले क्या होता था, लखनऊ और वाराणसी में जल का शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर लिया जा रहा है। तो बी स्टेटमेंट गलत है कि अब यहाँ पर लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 128 है। मध्य मंडल की किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो जो मध्य मंडल होता है वो सामान्यतः आपके 50 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ओके, मध्य मंडल। तो हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 129। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों को क्षेत्रफल के आधार पे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यानी कि सबसे पहले बड़ा क्षेत्र लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेपाल, सेकंड नंबर पे श्रीलंका, थर्ड नंबर पे भूटान और फोर्थ नंबर पे मालदीव। ठीक है, इनमें से देखा जाए तो मालदीव का एरिया केवल और केवल 300 किलोमीटर स्क्वायर ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 130। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत विमान के लिए उपयोग की जाती है। तो जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर न तो वर्षा, न तूफान, न धूप, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो इसको प्रभावित करें। 131 क्वेश्चन नंबर है। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो जो 31वां व्यास सम्मान है वो आपको डॉक्टर असगर वजाहत साहब को दिया गया। किसको दिया गया, डॉक्टर असगर वजाहत को। और उनके नाटक का जो नाम था वो था महाबली। उनका जो नाटक था वो महाबली, इसीलिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से शिक्षकों को चुना गया। और कौन से शिक्षक चुने गए हैं, तो केवल और केवल खुर्शीद अहमद साहब को चुना गया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन्हीं को केवल चुना गया। एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया उत्तर प्रदेश से, और वो एकमात्र हैं खुर्शीद अहमद साहब। क्वेश्चन नंबर 133 है। निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं। तो पर्याप्त रूप से जो काले होते हैं सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं निम्बो स्ट्रेटस। क्या कहते हैं उन्हें हम, निम्बो स्ट्रेटस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है। कौन सी झील उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर जिले में स्थित जो झील है उसका नाम है बखीरा झील, और ये एक रामसर साइट भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ये रामसर साइट है। ओके, और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य भी यहाँ पे है। तो बखीरा जो है वो संत कबीर नगर में आती है। अगर हम बात करें बघेल ताल की, तो ये आपके बहराइच जिले में आती है। कहाँ पे, बहराइच जिले में। और कीठम झील की बात करें अगर हम, जो कीठम झील की बात करते हैं तो इसको हम सुर सरोवर के नाम से भी जानते हैं, और यह आपके आगरा में आती है। कहाँ पे आती है ये कीठम झील, आगरा में आती है। वहीं राधा कुंड झील की बात करेंगे तो ये आपके मथुरा में आती है। कहाँ पे, मथुरा में। तो प्रश्न में पूछा गया संत कबीर नगर, तो यहाँ पे बखीरा झील आएगी। अगला प्रश्न 135। आम्रपाली आम की एक किस्म है और यह किसका संकरण है, यानी कि किन दो चीज़ों को मिला के बनाया गया। तो नीलम और दशहरी दो ब्रांड थे आम के, इन दोनों को मिला के आम्रपाली को पैदा किया गया। क्वेश्चन नंबर 136 है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मारीजुआना की खेती करने और उसे रखने को वैध घोषित किया। मारीजुआना क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है जिससे ड्रग्स वगैरह या भांग वगैरह की तरह नशा होता है इसमें। तो इसकी जो है कि खेती को रखने को वैध घोषित कर दिया, तो ये थाईलैंड के द्वारा। और दोस्तों ये थाईलैंड वगैरह, मलेशिया, यहाँ पे जो है ड्रग्स बेचना थोड़ा आम होता है, आम भाषा मानी जाती है, मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 137 देख लेते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और आगे आप चाहते हो कि अगर कोई और भी टेस्ट सीरीज कराई जाए या कोई और नया पैटर्न, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल आपको जो है कि ढेर की भी मिलेगी जो मैम कराएंगी, और दृष्टि की अभी मैं ही करा रहा हूँ। दृष्टि खत्म होते ही हम लोग कुछ और भी ट्राई करेंगे इसके लिए।
ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे से निकले। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी रूपल चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? रूपल चौधरी किस जिले से संबंधित हैं? तो ये मेरठ की रहने वाली हैं। अच्छा, बात तो आती है कि ठीक है रूपल चौधरी मेरठ से हैं, लेकिन किस खेल में संबंधित हैं? तो इन्होंने जो है कि क्या की थी, 400 मीटर की दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था और कांस्य पदक जीता था। तो एक तरीके से दौड़ती हैं, यानी कि एथलीट हैं ये जो है कि। क्वेश्चन में 138 देख लेते हैं, भारत का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? भारत में लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कि मैदानी है? तो लगभग 43% क्षेत्र मैदानी है आपका। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा सही है? ये मृदा अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श स्थिति देती है। जलोढ़ मृदा को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं दोस्तों? जो नदियों के द्वारा जो बहा के लाई जाती है मृदा, उसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और पूर्वी तट पे आप देखेंगे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, आपकी महानदी और कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इनके द्वारा जो है कि सामान्यतः जलोढ़ मृदा का निर्माण किया जाता है। तो 139 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 140 है, कुछ भौगोलिक नाम दिए हुए, उसको जो है कि देखना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो पामीर पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल, और ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे? ये तिब्बत में, बहुत बड़ा पठार है ये। दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है क्या? दक्षिण कोरिया को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो केवल पहला सही हो जाएगा, केवल पहला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि उगते सूरज की भूमि फिर हम कहते किसे हैं? तो ये जापान को कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि उगते सूरज की भूमि जापान को कहते हैं। क्वेश्चन में 141 देखते हैं, यहाँ पे रामसर स्थल है और राज्य हैं, उनको मिलाना है। जैसे तंपारा झील, यशवंत सागर, ठाड़े क्रीक, चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, तो इसको आपको मिलाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो तंपारा झील है ये आपके उड़ीसा से संबंधित है, और यशवंत नगर की अगर हम बात करेंगे तो ये एमपी से संबंधित है, और ठाड़े क्रीक की बात करेंगे तो ठाड़े जैसे भाषा से ही लग रहा है कि ये महाराष्ट्र की होगी, और चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन में 142 है, निम्नलिखित में से किसे तालों का शहर कहा जाता है? तो ताले कहाँ पे बनते हैं? सबसे अधिक अलीगढ़ में बनते हैं। तो अलीगढ़ को जो है कि तालों का शहर कहते हैं, जबकि मुरादाबाद को क्या कहते हैं हम लोग? पीतल नगरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक पीतल के सामान देखने को मिलते हैं हमें। तो पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद को और अलीगढ़ को हम ताले के निर्माण के क्षेत्र में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, अवनलिका अपर्दन संबंधित है, यह किससे होता है? तो अवनलिका अपर्दन जल से संबंधित है, क्योंकि जल के द्वारा जब कटाव किया जाता है मिट्टी का तो वो अवनलिका अपर्दन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, बांध और परियोजना और नाम, इससे संबंधित आपको मिलान करना है। तो आप देखेंगे राजघाट बांध परियोजना जो होती है, माता टीला बांध परियोजना, मूसा खड्ड और कनहर, तो इसको आपको मैच कराना है। तो चलिए हम लोग इसको मैच करा लेते हैं। अगर हम देखेंगे राजघाट बांध परियोजना जो है वो ललितपुर में आती है। किस में आती है? ललितपुर में आती है। और ये किस नदी पर है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये बेतवा नदी पर राजघाट बनाया गया है। वहीं माता टीला बांध की बात करेंगे तो ये झांसी में आती है और यह भी बेतवा नदी पर है। किस पर है? बेतवा नदी पर। मूसा खड्ड की बात करेंगे अगर हम, तो मूसा खड्ड आपके चंदौली में है, और चंदौली में कर्मनासा नदी है, उस पर जो है कि यह स्थित है। और कनहर बांध की बात करेंगे तो कनहर बांध आपके सोनभद्र में है, और ये कनहर नदी पर ही स्थित है। तो आपने देखा राजघाट और माता टीला, जो कि पूरे यूपी का सबसे ऊंचा जो बांध है वो माता टीला बांध है, जो कि बेतवा नदी पर है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। क्वेश्चन में 145 है, संयुक्त वन प्रबंधन यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संरक्षित और संरक्षित न किए गए गैर संरक्षित वनों का प्रबंधन यह सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास है। तो यह सरकार और स्थानीय समुदायों का संयुक्त प्रयास है, क्योंकि देखिए जंगल को अगर आपको सुरक्षित करना है तो जंगल में रहने वाले लोग और जंगल के आसपास रहने वाले जो शहरी और ग्रामीण लोग हैं उनकी जागरूकता प्लस सरकार की योजनाएं और सरकार का प्रयास, ये दोनों ही मिलकर हमारे वनों को, हमारे जंगलों को बचा सकते हैं। अदरवाइज जंगल और वन जब समाप्त हो जाएंगे तो हमें ना हवा मिलेगी शुद्ध, ना हमें शुद्ध पानी मिलेगा, तो मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, भारत गौरव योजना निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इस पर विचार करना है। इस योजना के अंतर्गत ट्रेन केवल निजी कंपनियों द्वारा ही संचालित होगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारत गौरव योजना में ट्रेन केवल निजी कंपनी द्वारा संचालित हो। ये तो बिल्कुल ही सिरे से आप नकार सकते हो, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
और भारत गौरव ट्रेन की थीम जो है थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि केवल निजी कंपनियां नहीं चलाएंगी, तो ये वाला तो यहाँ पे हो गया। और जबकि दूसरा स्टेटमेंट सही है और आपसे पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है, तो उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि केवल निजी कंपनी नहीं, सरकारी कंपनी यानी कि सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है। इवन कि तेजस जो ट्रेन चलाई जाती है लखनऊ से दिल्ली, वो एक प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी ट्रेन को निजी कंपनी द्वारा नहीं चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। भारत की पहली शैक्षिक टाउनशिप स्थापित की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या ओडिशा? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली एजुकेशन जो है कि टाउनशिप स्थापित की जा रही है, जिसकी जो थीम होगी वो होगी आपकी क्या कि सिंगल एंट्री, यानी कि सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। क्या हो जाएगी? मल्टीपल एग्जिट हो जाएगी। कहने का मतलब हो गया कि आप एजुकेशन के साथ साथ जो है कि फोकस करिए कि सिंगल एंट्री, आपने एक व्यक्ति के रूप में जो है कि एग्जिट एंट्री किया और वहाँ पे बहुत सारे कौशल को सीखते हुए आप बाहर आते हैं, तो ये मल्टीपल एग्जिट थी। तो आप देख सकते हैं कि पहली शैक्षिक टाउनशिप कहाँ स्थापित हो रही है, तो यूपी में। निम्नलिखित में से किस नदी को काराकोरम में मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? श्योक नदी को जानते हैं। श्योक नदी जो है कि काराकोरम जो कि रेंज है आपके लद्दाख में आती है, ट्रांस हिमालय के हिस्से के रूप में, तो उसमें जो है कि पाई जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो ऊपरी जो है कि जम्मू कश्मीर का कुछ ये पार्ट होता है, तो ये जो यहाँ पे काराकोरम रेंज हो गई, यहाँ लद्दाख हो गई और यहाँ पे जास्कर हो गई, तो यहाँ पे जो है कि श्योक नदी बहती है और ये तीनों ही ट्रांस हिमालय का पार्ट होते हैं। किसके होते हैं? ट्रांस हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 149 है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र किस स्थान पे स्थित है? ये फैक्ट ओरिएंटेड प्रश्न है और ये त्रिची में स्थित है। ठीक है, त्रिची में जो है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। और हमारा इस सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाते हैं? तो कैस्पियन की एक ट्रिक याद कर लीजिए, बस सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ये हो गया आपका तारीख, और तारीख के अंतर्गत अगर आप देखेंगे कि कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो इसमें टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन से? 5 देश। अब आप अगर बात करें टी से, तो ये हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया अजरबैजान, आर से हो गया रूस, और आई से हो गया ईरान, और के से हो गया कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 देश होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉर्जिया है ही नहीं, इराक है ही नहीं, क्योंकि ईरान है, तो पहला और दूसरा ही केवल सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी आपके सारे गलत हो जाएंगे। तो कैस्पियन सागर जो झील है, इससे 5 देश जो सीमा साझा करते हैं, तो इनकी ये ट्रिक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रसिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। तो दोस्तों ये तो था दृष्टि टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट, और कल हम मिलेंगे एक नए टेस्ट पेपर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।